अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई खिलखिलाती और खूबसूरत सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आपके इर्द गिर्द जो मौजूद लोग हैं वो भी आपकी मौजूदगी की वजह से खुश होंगे। और सुबह की खूबसूरत आगाज़ हो चुका है और इसके साथ ही नए हफ्ते का भी आगाज़ हो चुका है। और अगर हफ्ते का आगाज़ हम अच्छे अंदाज में करें तो इसके असरात जो हैं वो हमारे पूरे हफ्ते पर रहते हैं। तो जनाब अपने हफ्ते का आगाज़ हमें पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहिए। और चलें अपनी सुबह का आगाज़ हम एक खूबसूरत बात के साथ करते हैं। तो हज़रत वासिफ अली वासिफ से किसी ने पूछा कि बंदा जवान कब होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखे। और पूछा गया कि इंसान बूढ़ा कब होता है, तो उन्होंने कहा कि जब वो माजी में जिंदा रहे और माजी की बातें याद करता रहे। तो जो हकीकत है वो भी ऐसी ही है कि जो लोग माजी में जिंदा रहते हैं तो वक्त उनसे हाल और मुस्तकबिल की खुशियां भी छीन लेता है। इसलिए माजी को बस सबक हासिल करने के लिए हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, उससे आगे बढ़ें और नई शुरुआत करें। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके कदमों के नीचे हैं और आगे आपको मैसर भी आएंगी। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मोहलिक कोरोना वायरस, आपको पता है कि उसके केसेस की तादाद में कमी तो देखने को मिल रही है, लेकिन खतरा अभी अपनी जगह मौजूद है। ताहम एहतियात की अभी भी बहुत ज़रूरत है हमें। केसेस में कमी के बायस हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे कि केसेस की तादाद कम होने के बाद यकदम बढ़ने लग गई थी। और कोरोना वायरस का सिलसिला भी थमा नहीं कि डेंगू का खतरा भी जो है वो सर उठाने लगा है। डेंगू के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। अक्टूबर का महीना भी शुरू हो चुका है और गुज़श्ता कुछ सालों से जब ये महीना शुरू होता है स्मॉग का जो मसला है वो भी सर उठाने लग जाता है। और इस साल भी स्मॉग का खतरा मौजूद है। और जब मौसम चेंज होता है, फ्लू समेत कई किस्म की जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी फैलने का खदशा बढ़ जाता है। और कोरोना वायरस, डेंगू वायरस और स्मॉग से बचाव हम कैसे मुमकिन बना सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान मलिक हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इरफान, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है तो बाकी भी मौसमी बीमारियां आती हैं, लेकिन स्मॉग का जो एक मसला है वो सर उठाना शुरू हो जाता है। तो हम देख भी रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। तो स्मॉग से हम किस तरह बच सकते हैं और ये हमारी सेहत पे कितने गहरे असरार डालती है और मुज़र असरार डालती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉग एक हमारा गिफ्ट है हमारी जनरेशन को, अगर हम देखें। और ये पिछले 7-8 साल से काफ़ी ज़्यादा रहा और लकीली लास्ट ईयर ये इतना ज़्यादा नहीं था। इस साल ये समझा जा रहा है कि शायद ये दोबारा हमें तंग करेगा। अगर आप अब लोग फील करें तो आप स्मोक का एलिमेंट एनवायरनमेंट में आना शुरू हो गया है। बिल्कुल। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो स्मोक जो है बेसिकली जो आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, अगर हम स्टार्ट करें आंखों से लेके, नाक से लेके, सांस, जिल्द, इन सब को डायरेक्टली हिट करता है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत से ऐसे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो जब आप इनहेल कर लेते हैं तो अगर आप में अस्थमा का प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देंगे। अच्छा। अगर आप में स्मोकिंग की वजह से अस्थमा का प्रॉब्लम है या कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो उनके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ नहीं होता। अगर आपको हार्ट का इशू है तो हार्ट के प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके बेबी पे भी इसका असर होता है। सो ये स्मोक सिर्फ जो है उन्हीं लोगों को तंग नहीं करता जिनमें डिजीज़ का अमल हो, जिनमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होता उनमें भी डिजीज़ हो सकती हैं। तो इससे तो जो बचाव है वो प्रोटेक्शन ही है। इसका मतलब है कि हम जब स्मोक आए तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए या कम से कम जाना चाहिए। और अगर जाना है तो एक तो लकी फैक्टर हमारे पास ये हो गया कि हमने ऑलरेडी मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो वो आपने ज़रूर पहनना है। आइज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, आपको यूजली ग्लासेस पहनने चाहिए। लेंसेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो लेंसेज हैं वो इरिटेट करते हैं आइज़ को ज़्यादा। और जब आप वापस घर में आएँ तो आप अपने एक्सपोज एरिया को जरूर वॉश कर लें। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रिवेंशन है जो आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको डिजीज़ हैं लाइक एस्थमा है, दमा है, लाइक दिल का मसला है, तो उनकी जो रेस्क्यू मेडिसिन है, वो मेडिसिन जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती हैं, उनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको दमा है, खुदा न खास्ता वो ट्रिगर हो जाता है तो हॉस्पिटल जाने से पहले आप कुछ ना कुछ अपने तौर पे उसका इलाज कर सकते हैं। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि कोरोना है या नहीं है, हमें मास्क का इस्तेमाल स्मॉग में भी लाजमी करना है। बिल्कुल ऐसा। देखिए, दूसरे ये अभी कल ही WHO ने स्मोग और कोविड का एक्सपेक्टेड रिलेशन बताया। उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर स्मोक के साथ कोरोना हुआ
तो ज़्यादा सिवियरिटी की डिजीज़ होने के चांसेस हैं। Okay. तो हमें इसको भी मद्देनज़र रखना है, लिहाजा बचाव हमारा बहुत ज़रूरी है आने वाले कुछ हफ्तों में, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये किस तरह इंटरलिंक्ड करता है, उस स्टडीज में क्या बताया गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे बिल्कुल, इससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली ये इरिटेशन काज करता है ना, तो इरिटेशन की वजह से जो हमारी इनर लाइनिंग है, जो इनर स्किन है, वो इतनी फ्रजाइल होती है कि कोई भी वायरल इलनेस जो है वो उसको ज्यादा अटैक कर सकती है और वो ज्यादा सीवियर अटैक हो सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल कंसेंसस। आप देखें, स्मोक जब कोविड नहीं भी था तो एस्थमा पेशेंट के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, स्मोकर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती थी वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। तो कोविड तो है ही रेस्पिरेटरी इलनेस, तो इस वजह से ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि कोविड और स्मोक इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। मतलब ये दोनों अगर हो जाएं तो आपकी तबीयत की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। और दूसरा, डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर इरफान, के एयर प्योरीफाई का मशवरा देते हैं कि घरों में यूज़ करें। क्या ये हल है स्मोक के खिलाफ? नहीं, देखिए, ना वो प्योरीफायर है मैं समझता हूँ, और ना ही वो अफोर्डेबिलिटी है कि हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन वो करनी चाहिए जो हर बंदा जिसको अफोर्ड कर सके। इससे बेहतर ये है कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम शुरू से बात करते रहे, वो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इनको नेचुरली कम करते हैं, ठीक है। और ये हमें हमारे जो PHA डिपार्टमेंट है उसको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि जो भी प्लांटेशन अब की जा रही है, जैसे इस गवर्नमेंट का विजन है, तो वो की जाए जो स्मोक के एलिमेंट्स को कम करे, और फिर वो चीज़ें जो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम ये भट्टा फैक्ट्रीज कहते हैं, उनको वो आपको याद होगा ज़िगज़ैग फिनोमेना जो था, उस पर टेक्नोलॉजी पे करना चाहिए। वो फैक्ट्रियाँ जो कि कोल यूज़ कर रही हैं उसको उस पर नज़र रखनी चाहिए। वो गाड़ियाँ जो डीजल पे चलती हैं उन पे होना चाहिए। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कार्स अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको इनकरेज करना है हमें। फिर बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, अभी भी फसलें जो जलाई जाती हैं, आप जाएं ज़रा मोटरवे पे सफ़र करें, आपको राइट लेफ्ट पे नज़र आ रहा होता है, अभी तक उस पर कोई ऐसी मैं नहीं समझता कि नज़र रखी जा रही है। तो वो फैक्टर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो प्लांट जो इसको कम कर रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। और दूसरा, इससे एक तो जैसे आपने बताया कि गला खराब हो जाता है, फ्लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगले मौसम में बहुत से लोग जो है फ्लू का शिकार भी हो जाते हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फ्लू शॉट्स लगवाने चाहिए क्योंकि फ्लू जो है वो वायरस जो है बहुत मजबूत होता जा रहा है। तो क्या फ्लू शॉट्स जो है वो महफूज रहेंगे? बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह डेल्टा वेरिएंट ने वो काम नहीं किया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। इसके पीछे मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की मसलियत है, क्योंकि जो हमारे SOPs के हालात थे, जो वैक्सीनेशन की स्पीड है, इन दोनों में से कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसने इसको सेव किया हो। अब अगर हमारे पास टाइम मिला है, कुछ टाइम जो ब्रेक का हमें लग रहा है मिला है, तो इसमें हमारी वैक्सीनेशन स्पेशली फ्लू शॉट जो है वो मस्ट है फॉर हाई रिस्क ग्रुप। अब हाई रिस्क ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है। हाई रिस्क ग्रुप कौन से हैं? जो पब्लिक डीलर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो जो बच्चे हैं और एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, या जिनको हार्ट का या रेस्पिरेटरी डिजीज़ का इशू है, ये वो लोग हैं जिनको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। तो इनके लिए फ्लू शॉट तो मस्ट है, और ये लकीली अवेलेबल है, ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है। हमारी एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट रिकमेंडेशन ये है कि फ्लू शॉट को जरूर लगवा लेना चाहिए। फ्लू शॉट कोविड के साथ भी लगाया जा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं, जी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, दोनों की एफिकेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लू शॉट इज मस्ट, और ये वो राइट टाइम है जब हम इसे लगा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी आगे प्रोटेक्शन देने के लिए मजीद 4 वीक्स चाहिए होंगे। आज लगाने का मतलब ये नहीं कि कल हम फ्लू से प्रोटेक्ट हो। सो वो फ्लू शॉट इज मस्ट। तो वो उसकी कोई एज लिमिट तो नहीं है कि 1 साल के बच्चे 2 years and above, 2 साल। अच्छा, 2 साल से ऊपर के बच्चे मतलब उनसे लगवा सकते हैं, और कितने भी उम्र के हों, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब कितनी देर बाद? 1 year के बाद, 1 साल के बाद इसको दोबारा लगवाना पड़ेगा, और उससे हमारा कुव्वत मुदाफित जो है वो मजबूत होगा। देखिए, जो भी वैक्सीनेशन है, कंसेप्ट जरा क्लियर कर लें, उसमें मैं ज्यादा बात ये करना चाहता हूँ कि लोगों का ये ख्याल है, जो कोविड में हम समझते रहे कि लोग हमसे बार बार ये सवाल पूछते हैं कि जी हमने तो वैक्सीनेशन भी लगाई थी, लेकिन हमें डिजीज हो गई। अब हम स्टैटिस्टिकल डाटा उठाएं कोविड का भी, तो 90% प्लस लोग जो कि क्रिटिकल हुए हैं वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। तो ये बड़ा क्लियर हो गया कि वो लोग जो वैक्सीनेशन लगाए थे जिन्होंने, उनमें क्रिटिकल डिजीजेस के चांसेस नहीं होते। इसी तरह जो फ्लू का शॉट लगाएंगे, उनमें फ्लू अगर होगा भी तो वो ज्यादा देर नहीं चलेगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेगा। यही वैक्सीनेशन का रोल होता है। सो फ्लू शॉट लगाने से कतन आपकी सेहत पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप उससे अवॉइड करें। और दूसरा, डॉक्टर इरफान, अगर वैक्सीनेशन की तरफ आ जाए, कोरोना वैक्सीनेशन की तरफ, तो 12 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो चुकी है, तो क्या ये उनके लिए महफूज है? बिल्कुल जी, बिल्कुल महफूज है। और ये हमारे यहाँ तो फिर लेट आगाज हुआ, बाहर तो पहले से इसको किया जा चुका है। ये भी बड़ा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि सर ये 12 साल का कर दिया, ऐसी कोई हमारे पे स्टडी तो नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटिवली फाइजर ने या जो भी हमने जिसको अलाउ किया है, उसने बाहर के ममालिक में इसको पहले इंप्लीमेंट कराया हुआ है। ये न्यू चीज़ नहीं है जो हम पे अप्लाई की जा रही।
सो इसको लाजमन जिनकी एज 12 ईयर से अबव है उनको लगवाना है। तो क्या मतलब उनकी भी कुव्वत मुदाफ़त इतनी मजबूत नहीं होती इसलिए उन्हें वैक्सीन लगवा रहे हैं? उनकी नहीं होने वाला सवाल नहीं, वो वेक्टर है, वो ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लकीली हमारे यहाँ बच्चों की डेथ नहीं हुई ना, बिल्कुल, लेकिन वो ही मेन सोर्स रहे। जब भी स्कूलिंग होती थी आपने देखा कि सडनली सर्ज हो जाता था घरों में। हमने देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उसका शिकार हो जाते थे। Exactly. तो दे आर द मेन फैक्टर, ठीक है। तो आप उस फैक्टर को जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। और दूसरा, बहुत से लोग हैं जो वैक्सीनेशन के भी जो बूस्टर शॉट्स लगवा भी रहे हैं, और क्या इसकी अभी हमें ज़रूरत है लगवाने की? बहुत ही दो एंगल हैं इसके अच्छा। सवाल के। एक एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट हमारी राय है, एक हम अपने हालात को देख के भी ना हमें डिसीजन करना होता है। वो मुल्क जो कि जिसके हालात जो है पॉवर्टी के क्या हैं, वो बूस्टर पे पहले जाएगा या पूरी अपनी पब्लिक को वैक्सीनेशन कराएगा। तो इसमें क्लियर कट कोई दो राय नहीं है कि हमारी सारी पब्लिक को तो पहले वैक्सीनेट हो लेने दें, फिर हाँ आप हाई रिस्क ग्रुप उसमें भी आइडेंटिफाई करें कि ये वो शख्स है जिसको कैंसर का डिजीज है। अच्छा। ये वो ग्रुप है जो कि ऐसे लोगों को साथ एक्सपोज हो रहा है जो जिनमें कोविड हो सकता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइनर्स जितने भी हैं, उसमें आप बूस्टर सोच सकते हैं। लेकिन प्लीज वो लोग जो कि नॉर्मल पब्लिक है उसमें अभी बूस्टर का कंसेप्ट कोई नहीं। अच्छा, सो ये मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसका सवाल भी पूछ रहे हैं और बहुत से लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें बूस्टर लगा लेनी चाहिए। कौन सी बूस्टर होनी चाहिए, कितनी देर बाद होनी चाहिए, इस चीज़ों में अभी कंसेंसस बनना ज़रूरी है। तो बगैर बाहर की रिकमेंडेशन के आप लोग इस भेड़चाल में पढ़ के बूस्टर की तरफ ना आए। ये एनसीओसी या गवर्नमेंट खुद ही इसका प्लान करेगी और उसका एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिकमेंड करते हैं एज एन डॉक्टर, तो आपको क्या लगता है कब से स्टार्ट होने चाहिए बूस्टर लगवाने? आप एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मैं इसका आंसर देता हूँ जी। बूस्टर के हम फेवर में, बूस्टर होनी चाहिए और वो मिक्स एंड मैच फिनोमेना के तहत होनी चाहिए। मिक्स एंड मैच फिनोमेना का मतलब ये है कि अगर पहले आपको कोई साइनोवैक साइनोफॉर्म लगी है तो आप फाइजर या मॉडर्ना में से कोई लगाएं। ये इम्यूनिटी को इन्हांस करती है। अच्छा, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है। इसका बीच का गैप 6 मंथ का होना चाहिए। लेकिन फिर बात याद रखें, अभी हमने अपनी पब्लिक को वैक्सीनेट करना है, उसके बाद हम इस प्रोसेस की तरफ आए। लेकिन जो अभी मिक्स एंड मैच वाले लोग हैं जिन्होंने मतलब फर्स्ट डोज जो है वो लगवाई है किसी चाइनीज की है, दूसरी मॉडर्ना या फाइजर में से लगवा ली है, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा? नो, सेफ है? जी बिल्कुल 100% सेफ जी, सेफ है। और ये ज्यादा इम्यूनिटी जनरेट करती है। अच्छा। इसके बारे में तो ऑलरेडी काफी स्टडीज हो चुकी है। तो जो ये 2 डोजेस के बाद मतलब कितना अरसा जो है ये मौसर रहती है वैक्सीन जो है? देखिए ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसका फ्यूचर क्या है। लग ये रहा है जैसे बूस्टर डोज 6 मंथ के बार उन्होंने रिकमेंड कर दिया, यूएसए में भी हो गया, कनाडा में भी हो गया, बाकी ममालिक में भी इस पर डिस्कशन चल रही है। लग ये रहा है कि शायद इसको हमें फ्लू शॉट्स की तरह ईयरली लगाना पड़ेगा। अच्छा, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हो रही है। ये जो बूस्टर है ये तो हम 6 मंथ के लिए बाजार इस वजह से लगा रहे हैं कि एक डेल्टा वेरिएंट ऐसा आया था जिसने हमें डिस्टर्ब किया, और कुछ वैक्सीनेशन डेफिनेटिवली डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट ज़्यादा मौसर थे, तो हमने उसको बूस्टर के तौर पे यूज़ किया। लेकिन अब अगर ऐसा वेरिएंट आता है तो क्या हम 6 मंथ बाद लगाएंगे या इसको ईयरली जाना पड़ेगा, ये आने वाले ही महीनों में हमें इस बात का आंसर मिल जाएगा, इसका पता चल जाएगा। और दूसरा, कोरोना के साथ साथ हम डेंगू का भी मसला सर उठाने लगा है, उसके साथ भी जूझ रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं डॉक्टर इरफान वो कंफ्यूज हैं कि डेंगू के और कोरोना के सिम्टम्स एक जैसे ही ना हो जाएं, तो इनमें फ़र्क क्या है, और डेंगू आपको क्यों लगता है कितना फैल रहा है दोबारा से? बहुत कॉमन है और बहुत ओवरलैप है इनका। और रिसेंटली इन 2 वीक्स मेरा ख्याल है कि 60 to 40 रेशो हो गया, 60% डेंगू ही है। अच्छा, लेकिन उसके सिम्टम्स बड़े ओवरलैप हैं, आप कंफ्यूज होते हैं शुरू में। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो आपको हेल्प कर देती हैं, लाइक कोविड में हाई ग्रेड फीवर इतना कॉमन नहीं था जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। फिर आपकी आंखों के पीछे दर्द होना, ये बहुत कॉमन है डेंगू में जो देखा गया। और इसके अलावा बॉडी एक्स तो दोनों में कॉमन होती हैं। फिर एक आपका हॉट स्पॉट है, जैसे इस एरिया में ऑलरेडी डेंगू कॉमन है, अगर उधर से पेशेंट आ रहा है तो आपको डाउट हो जाता है कि यार ये डेंगू का पेशेंट है। हाँ। एक सिंपल टेस्ट जो सीबीसी है वो आपको इनिशियली जरूर गाइड कर सकता है। उसमें प्लेटलेट का काउंट का कम होना, WBC काउंट का कम होना डेंगू को फेवर करता है। एक टेस्ट जो आपको डिसीव कर सकता है डेंगू में, वो हमारा IgM और IgG है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई वांट टू फोकस ऑन दिस। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि इनिशियली कोविड में IgM और IgG पॉजिटिव आ सकते हैं, तो लोग डिसीव हो जाते हैं उसको एज डेंगू ट्रीट करने पे, ठीक है। और जब आप उसको कुछ अरसे बाद रिपीट करवाते हैं तो वो नेगेटिव होता है, वो फाल्स पॉजिटिव आया होता है। IgM और IgG इसको बता दें, इसके वो टेस्ट क्या है जो सीरम से किया जाता है, ब्लड से किया जाता है। अक्सर जो GPs हैं या जो नॉर्मल डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में करते हैं वो इसी टेस्ट से प्रीलिमिनरी एक डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। सो ये जो टेस्ट है IgM और IgG टेस्ट जो कि कोविड के लिए करवाया जाता है, ये टेस्ट डेंगू के लिए करवाया जाता है, ये कोविड में फाल्स पॉजिटिव इनिशियली आ सकता है। इस बेस पे भी कुछ लोग
अपने आप को डेंगी समझ के सिर्फ पैराडोल से इलाज करवा रहे होते हैं। सो ये तो एक मेरे ख्याल में हेल्थ कम्युनिटी के लिए भी एक अवेयरनेस का मैसेज है, क्योंकि ये रिसेंटली हमने देखा है कि वो पहले डेंगी के तौर पे ट्रीट हुए, कुछ अरसे बाद जब वो आए तो उनमें वो टिपिकल सिम्टम्स आ चुकी थी जो कि कोविड की थी। सो ये मेरे ख्याल में एक क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करें तो वो हिस्ट्री बेस पे ही इसको डिमार्केट करते हैं, या बाज़ औक़ात कुछ टेस्ट करवा के उसको आइडिया हो जाता है कि ये डेंगी है या ये कोविड। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ हो? यस, हो सकता है, को इन्फेक्शन एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ऐसे भी केसेस देख रहे हैं। और ये तो देखें कॉमन हो गया ना, अब तो लकीली हम उस फ्रेम में जा रहे हैं जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोविड है वो डाउनफॉल आ रहा है। अल्लाह ना करे अगर ये आज से कोई 3 हफ्ते पहले होता तो ये ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी थी। अब मेरा ये ख्याल है अगले कमिंग 2 वीक्स में हमारा डेंगी अल्लाह करम करे अगर कंट्रोल कर लिए तो ठीक है, तो वो मोर कॉमन हो जाएगा देन कोविड। तो क्या आपको लगता है हम लोग जो आम शहरी हैं वो इंतज़ामिया को या हुकूमत को कहते हैं कि वो नामुनासिब इंतजामात करें, लेकिन क्या आपको लगता है बतौर शहरी हम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इन बीमारियों के खिलाफ उनको फैलने से रोक रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों तरफ प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हैं, मैं कोविड से अगर बात करूं, हमने उसको बिल्कुल भी नहीं निभाया। मैं आपको बताऊं, शुरू से 19 महीनों से हमने इसको देखा, कौन से SOPs, कौन सा मास्क वेयर करना, कौन से हैंड हाइजीन। अब आप डेंगू पे अगर आ जाएं तो 50% काम तो आपके अपने घर में भी शुरू होता है ना। आपके फ्रिज के नीचे पानी पड़ा हुआ है, आप उसको क्लीन करें, उसको देख रहे हैं कि वो ड्राई है कि नहीं है। आपके इंडोर प्लांट्स हैं तो आपने उसको वाटर लगाया, आपने देखा कि वो ड्राई है। अगर आप एयर कूलर यूज़ कर रहे हैं तो वो ड्राई है। आपने अपनी छतों को देखा है, उधर कोई ऐसा टायर या ऐसा कोई बर्तन पड़ा हुआ जिसके अंदर पानी है, तो क्या आप उसको कर रहे हैं? ये तो आपके घर का है। तो ये एक घर है, फिर साथ वाला घर है, ये सारे घर करेंगे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी रोल है कि गवर्नमेंट ने देखना है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन एरिया है, हाईली जिसमें पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे जहाँ पे केसेस ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, उसके स्पेशल एक एरियाज में जाके वो सारी टीमें सर्वे करें कि वहाँ पे पानी पड़ा हुआ था या लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। और ये कंपेन थ्रू आउट द डे मीडिया में चलनी चाहिए, क्योंकि ये लार्वा जब आ गया तो इसने साइकिल कंप्लीट करना है। बिल्कुल, ये उस तरह नहीं है, जब तक आप इसका सोर्स नहीं किल करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम नहीं खत्म होगा। और अनफॉर्चुनेटली ये रेनी सीजन ने ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर दिया कि आपके पास वाटर सोर्स जो था वो बढ़ गया। तो इससे डिफिकल्ट सिनेरियो। मतलब हुकूमत के साथ साथ हमें अपनी भी जो जिम्मेदारी है उसका भी जो है खुद से ही करना चाहिए कि जनाब हमने अपना इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ सुथरा बनाना है, एहतियात करनी है। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि डेंगू, स्मॉग और जो कोरोना है, ये मसला और ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, तो इसके खिलाफ जनाब यही है कि आप एहतियात करें, SOPs का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मज़ीद भी आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारा सेल्फ केयर के हवाले से, और जिसमें हम बात करते हैं अपनी ज़ाहरी खूबसूरती को बरकरार रखने के हवाले से। तो खूबसूरत नज़र आना हर इंसान का और हर बंदे की ख्वाहिश होती है, और वैसे भी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी ज़ाहरी खूबसूरती से मुतमईन नहीं होते हैं। और किसी को पतला होने का शौक़ होता है, तो किसी को अपना दुबलापन पसंद नहीं आता, किसी को अपनी आंखों की रंगत पसंद नहीं आ रही होती, तो किसी को अपनी जिसामत भी पसंद नहीं आ रही होती। लेकिन मेडिकल साइंस अब बहुत तरक्की कर चुकी है, और जैसा आप नज़र आना चाहते हैं वैसा हुलिया अपनाना मुमकिन हो चुका है। मेडिकल साइंस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की तरक्की की बदौलत मर्द और ख़वातीन के लिए खूबसूरती बढ़ाने के नित नए तरीके भी मुतारिफ हो चुके हैं, और उन्हीं में से एक कॉस्मेटिक सर्जरी भी है, जिसे एस्थेटिक या फेशियल सर्जरी भी कहा जाता है। और कॉस्मेटिक सर्जरी चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे कि आंखें होंगी, हमारी नाक, चेहरे पर झुर्रियों के खात्मे के लिए फिलर्स का इस्तेमाल होता है, बुटक्स किए जाते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। और बाज़ औक़ात कॉस्मेटिक सर्जरी के नुकसानात भी सामने आते हैं। इस मौजू पर आज के शो में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी की कितनी इकसाम होती है और उनके मुज़र असरात से हम कैसे बच सकते हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रियाज हैं, कॉस्मेटिक सर्जन हैं। डॉक्टर एहसन, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर एहसन, ये जो प्लास्टिक सर्जरी को हम एक ब्यूटी ट्रीटमेंट समझें या मेडिकल इलाज उसको कहें, क्या आपके पास लोग किस तरह की डिमांड्स लेकर आते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये सर्जरी करवानी है?
देखें, जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ना, वो एक तरह का एक रीजुविनेशन प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। बेसिकली जब एक यानी कि मीन्स के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि यूथफुल फेस एंड एजिंग फेस, इसके अंदर फ़र्क क्या है। ठीक है। तो यूथफुल फेस है कि जब आपका ट्रायंगल, दो आपके चीक्स और आपकी चिन आपके ट्रायंगल बने, ठीक है जी, यानी कि दो चीक्स को मिला के और नीचे चिन को मिलाते हैं, तो ये यूथफुल फेस में आता है। जिसको ये और ये ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल, राइट। ठीक है। ठीक है। अगर ये ट्रायंगल ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है ना, तो फिर ये सिनाइल चेंजेस में आ जाता है या एजिंग फेस आ जाता है बेसिकली। सो बेसिकली कोई भी अपने आप को जो है वो एजिंग फेस के साथ नहीं देखना चाहता, और इसके साथ साथ ही जो वो ट्रायंगल को मेंटेन करना चाहता है। और जब भी आप शीशा देखते हैं, डजंट मैटर हाउ ओल्ड आर यू, सो आप अपने आप को 18 साल का ही देखते हैं। तो ये इट होल्ड्स ट्रू विद मेल एंड फीमेल। अच्छा, ठीक है ना। तो बेसिकली द थिंग इज कि जो आपके ट्रायंगल को अगर आप फर्ज करें कि देखें, और साथ एक और जो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है या एक गाइडलाइन होती है, उसके अंदर ये है कि आपका जो फेशियल ऑफ एस्थेटिक्स यानी थर्ड्स, यानी कि मीन्स के जो आपका चेहरा है अल्लाह ताला ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अपर 1/3, मिडिल थर्ड एंड लोअर थर्ड। ठीक है। अपर 1/3 आईब्रोज तक, लोअर थर्ड मिडिल तक जो है वो नोज का एरिया है, और नोज से लेके चिन तक ये तीसरा एरिया है। ठीक है। जिस शक्ल में ये तीनों चीजें प्रोपोर्शनेट होती हैं, इट इज नोन एज अ गुड फेस। ओके। ठीक है ना। एंड उसके साथ साथ जो चीजें मैंने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया, अगर वो ट्रायंगल आपके मेंटेन है तो इसका मतलब आपका यूथफुल फेस है। ठीक है। अब ये चीजें जो ना डिस्टर्ब करने के लिए क्या चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके डिफरेंट व्हाट यू कॉल डाइटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं, वो एजिंग। नंबर 3 फोर्टिफिकेशन, एडल्ट्रेशंस। ठीक है ना। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको जैसे दूध एक आपको मिलता है, तो एक फोर्टिफाइड मिल्क मिलता है, उसके अंदर बहुत सारी ग़िज़ाइयात मशहूर शामिल होती हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई व्हाट यू कॉल के कोई आप खाना खा रहे हैं, या KFC है या मैकडॉनल्ड है, जितनी भी चेन्स हैं, वो आपको फोर्टिफाइड फूड होता है। ठीक है। तो बेसिकली इन फूड से आपका जो व्हाट यू कॉल जो ग्रोथ है वो ज्यादा पोटेंशिएट हो जाती है। उसकी वजह से आपको डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट फैट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। सो इसलिए आपका चबीनेस और ये वो सारा हर चीजें आ जाती हैं, एंड व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ यूथफुल फेस और जो है ना मींस के चबी फेस या अदरवाइज अनएक्सेप्टेड फेस। तो फिर किस तरह, मतलब लोग क्या डिमांड लेकर आते हैं कि हमें किस तरह की कौन कौन से हिस्सों की सर्जरी करवानी है, क्या करते हैं? दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि जो जिस तरह एजिंग फेस है, जैसे फोर्टिफिकेशन में बताया, एजिंग फेस है जैसे है कि आपका ड्रूपिंग है। ओके। यानी कि जो ट्रायंगल है वो इन्वर्ट हो गया। ठीक है। यानी कि पूरा सीधा हो गया ट्रायंगल, यानी कि जो उल्टा ट्रायंगल था वो ऐसे हो गया। ओके। सो वो आपका एजिंग फेस में है। तो आप वो जो चीज़ें आपको लैक करते हैं ना, वो है आपका ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। आपकी अब लेटेस्ट रिसर्च यही है कि आपका जो ड्रूपीनेस है, एक तो ग्रेविटी है, और देयर इज अ लॉस ऑफ फैट। और जो फैट जो है बेसिकली चीक में फैट होनी चाहिए, आई और चीक जंक्शन जो है ना उसकी सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है। प्लस आपकी नेजोलेबियल फोल्ड्स हैं या मेरोनाइट लाइंस हैं, या जो ये एंगल्स हैं आपके, ये प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। तो ये सारे आपकी जब लॉस ऑफ फैट होती है तो फिर आपको ये सारी चीजें आती हैं। तो बेसिकली लोग जो हमारे पास आते हैं इन्हीं चीजों के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ये चेंजेस आ रही हैं और हम बूढ़े नहीं होना चाहते जल्दी। अच्छा। तो आप ये जो मेन कंसर्न है वो है आई सर्कल, डार्क सर्कल्स का, फिर उसके बाद फोरहेड के ऊपर फ्रॉन लाइंस का। ठीक है। ठीक है ना। और ये बेसिकली ये जो आप अगर मैं गुस्से से देख रहा हूँ तो ये जो सामने लाइन पड़ रही है, ग्लेबल लाइंस कहते हैं इनको, या क्रो फीट लाइंस कहते हैं। ठीक है। या मेरोनेट लाइंस ये वाली, ठीक है, और ये जाउल्स ये वाले जो लटक जाते हैं। ठीक है। जी। तो आपकी जो व्हाट यू कॉल जॉ लाइन जो है ना वैसे डिस्टर्ब होती है। तो इसका मेन जो व्हाट यू कॉल जो प्रेजेंटेशन है वो ये है कि आप अदरवाइज यू आर वेरी प्रेजेंट पर्सनैलिटी। ठीक है ना। आप जानते हैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसको सोशल सेटअप में उसके इंटरेक्शन को जानते हैं, लेकिन बेसिकली जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपकी इस तरह होती है जैसे कि बहुत गुस्से में बैठा हुआ बंदा।
तो बेसिकली ये चीज़ें आपका वर्चू आपका प्रॉपर कंसल्टेशन से आप डिस्कस करें पेशेंट के साथ और डिस्कस करें उनके साथ कि जी कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं, कौन सी पॉसिबल नहीं हैं, क्या रियलिस्टिक गोल्स हैं जो कि आप अचीव कर सकते हैं, पेशेंट की क्या जेन्युइन डिमांड्स हैं और क्या किस हद तक आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये इनिशियल कंसल्टेशन में ये बहुत ज़रूरी है। ये पहले कंसल्टेशन होती है इनिशियल, फिर ही कोई चीज़ होती है। तो कितने एज लिमिट्स के जो लोग हैं वो आपके पास आ रहे हैं सर्जरी के लिए? हाँ जी, ये इसके अंदर ना बहुत बड़ी एक पैराडाइम शिफ्ट है आजकल। अच्छा। मींस के पहले हमारे पास जो लोग थे वो 35, 40, 45 इयर्स पे आते थे कि हमें कोई चीज़ की व्हाट यू कॉल अगर जरूरत है तो डॉक्टर साहब बताएं, ठीक है, या डिस्कस कर देते हैं। लेकिन अब पैराडाइम शिफ्ट ऐसे है कि आपके 17 इयर्स से 16 इयर्स, 17 इयर्स, 18 इयर्स, 25 इयर्स, इसका ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सिर्फ अवेयरनेस नंबर 1, नंबर 2 व्हाट यू कॉल जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ गया। हाँ जी, वो बढ़ गया। प्लस आपका यूट्यूब एंड दिस एंड दैट, सोशल मीडियाज और प्लस अनसेटिस्फाइंग बिहेवियर, तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। तो ये इसमें रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा होता है? मतलब अगर 30 प्लस की बात करें या 20 प्लस जैसे आप बात करें, 17 से भी ऑनवर्ड जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, तो उनके लिए रिस्क फैक्टर कितना होता है? क्योंकि हम कभी देखते हैं इस तरह के खबरें भी आती हैं कि किसी अदाकारा ने कराया तो उसकी सर्जरी खराब हो गई या उनका चेहरा खराब हो गया, तो कितना रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है सर्जरी के बाद? रिस्क फैक्टर मैं आपको स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कंसल्टेशन। अगर गलत कंसल्टेशन है, अगर डॉक्टर आपका सेंसिबल नहीं है या वो क्वालिफाइड नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वो आपने स्टार्ट ही गलत कर दिया। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 है अगर डायग्नोसिस गलत होगा तो उसका रेमेडी भी गलत सिलेक्ट होगी। अच्छा, ठीक है। नंबर 2, पेशेंट्स की जो है आपकी अपनी विलिंगनेस क्या है। पेशेंट तो बहुत चीजें डिमांड करता है, लेकिन आपने उसको इस लेवल पे, उस लेवल पे लेके आना है कि जो उसके लिए बेहतर हो। देखें, एक मुहावरा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है ना, आप विद इन प्रोपोर्शन रहें, ठीक है, कंसल्टेशन के साथ रहें, रिस्क फैक्टर्स को आप कम से कम कर सकते हैं। एक मिसाल यही है कि व्हाट इज द गारंटी कि आप शोरूम से गाड़ी जो है वो अपने घर तक बिल्कुल सही लेके चले जाएंगे? नहीं, कोई गारंटी नहीं है ना जी। आप गाड़ी जो है ना वो ड्राइव करके एहतियात से हर चीज़ का देख के, गाड़ी के ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए और इधर उधर आपके जो सिग्नल्स भी सही तरह प्रॉपर और घर तक पहुंचेंगे। तो बेसिक एहतियात बहुत जरूरी है। मतलब सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले और भी। जो आज जितने भी आपको चीजें रिस्क फैक्टर्स वाली, वो आपको पहले डिस्कस करनी चाहिए, पहले बतानी है। डॉक्टर पे ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, आप अब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। जी, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डायबिटीज नंबर 1, नंबर 2 हाइपरटेंशन, नंबर 2 फिर उसके बाद अदर रिस्क फैक्टर्स, कुछ और एसोसिएटेड डिजीज, हेपेटाइटिस हो सकता है, बाकी चीजें हो सकती हैं। जी जी, जो वो रिस्क फैक्टर्स को आपको मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है। और जब आप प्रोसीजर करने लगे तो उस वक्त भी आपके प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए। या अच्छा, तो ये आप लोग अगर जब सर्जरी करते हैं तो उससे पहले उनके जो मरीज आता है या कोई भी बंदा आता है तो उसके पहले टेस्ट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये जो ऑफिस प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर टेस्ट कराने की इतनी जरूरत नहीं होती। इसके अंदर आपके हिस्ट्री एंड सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, और अगर आपको बहुत ज्यादा शक है तो आपका या पेशेंट हिस्ट्री देता है तो शुगर लेवल्स वगैरह आप उसका मॉनिटर कर लें, तो फिर तो कोई ऐसी मसला नहीं है। एंड जो ऑफिस प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर जैसे आपने शुरू में कहा कि जी बूटॉक्स है, फिलर्स हैं, बिल्कुल नॉन इन्वेसिव थेरेपीज हैं, मिनिमली इन्वेसिव थेरेपीज हैं, और फिर उसके बाद इन्वेसिव थेरेपीज हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे लेवल ऑफ सर्जरी ऊंचा जाता जाएगा उसके साथ ही आपके रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे। अब जैसे अभी आपने बात की बुटॉक्स की और जो फिलर्स की, तो फिलर्स की अगर बात करें तो फिलर्स क्या होता है? एक तो हमें वो बता दें, बहुत से हमारे देखने वालों को नहीं पता होगा फिलर्स एक्चुअली है क्या, और वो चेहरे के किस हिस्से के लिए कराए जाते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप देखें। पीपल दे इंटरमिंगल या इंटरमिक्स टू थिंग्स, बुटॉक्स एंड फिलर। ठीक है। वो समझते हैं कि जी बुटॉक्स फिलर है। ठीक है। बुटॉक्स फिलर नहीं है। सबसे पहले मैं तो क्लियर कर दूं, जो बुटॉक्स है वो बोटुलिन टॉक्सिन है जो कि मसल वीकनर है। ठीक है। ठीक है। और जो फिलर है, फिलर का मतलब फिल, टू फिल या भरना। ठीक है ना जी। तो फिलर जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है
जिसकी जो इंग्रेडिएंट उसको आप हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। अच्छा। या उसको सिंपल वर्ड्स में दिखाऊं, जो जॉगल वर्ड में आपको बताऊं तो वो उसको कहते हैं कोलेजन। ठीक है। हाँ। तो अल्टीमेटली वो कोलेजन में ही कन्वर्ट हो जाता है फिलर। तो बेसिकली जहाँ पे जैसे आपको मैंने इनिशियली अर्ज किया कि डेफिशिएंसी ऑफ फैट, लेटेस्ट ट्रेंड इज कि हमें डेफिशिएंसी ऑफ फैट है, ड्रोपिंग ऑफ द फैट है, लैक्सिटी है। तो बेसिकली उसको काउंटर करने के लिए ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि उसकी जगह रिप्लेस करे। तो फिलर का ये काम है कि आपने जहाँ पे आपके डेंट हैं या डिप्रेशंस हैं, आपका जो फेस है, वो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हो सकता है पता हो पहले, जैसे माउंटेन्स एंड वैलीज, ठीक है ना जी। जो माउंटेन्स हैं दीज आर योर चीक्स, फोरहेड, ठीक है, ये चिन, ठीक है, और जो आपके डिप्रेशंस हैं आपकी ये चीजें हैं, और देन डार्क सर्कल्स हैं। तो बेसिकली जो फिलर्स हैं बेसिकली दे आर हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है ना। जब आप फिल करते हैं वो डिफरेंट जी वैल्यूज में आते हैं, उनकी जैसे जैसे जी वैल्यूज बढ़ती रहती है वो ज्यादा सॉलिड होते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर एहसन रियाज हमारे साथ मौजूद थे, कॉस्मेटिक सर्जन हैं। डॉक्टर एहसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और हम बात कर रहे थे जनाब कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से कि उसका रुझान जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और उसमें कौन कौन से चीज़ें हैं और कितने रिस्क फैक्टर्स जो हैं उसमें हो सकते हैं, उस हवाले से हमने आज बात की है। मजीद भी आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है ये हमारा लाहौर की दुनिया, और जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ भी फराहम करते हैं, और अरबाब इख्तियार बताते हैं कि उन मसाइल को हल करने के लिए अमली तौर पर क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और लाहौर पर सूबाई दारुल हुकूमत होने की वजह से बर्डन जो है दूसरे शहरों की निस्बत ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से लाहौर के बासी जो हैं वो भी ज़्यादा मसाइल का उनको भी सामना करना पड़ता है। लाहौर में कोरोना वायरस का सिलसिला जो था वो भी थमा नहीं था कि डेंगू वायरस का फैलाव जो है वो भी तेज़ हो गया, और उसके साथ साथ लाहौर पे महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। सरकारी निर्खनामों में इजाफा तो अपनी जगह है, लेकिन गिरा फरोशों ने जीना हमारा मुहाल कर रखा है। नाजायज तजावुजात और पार्किंग के मसाइल भी संगीन होते जा रहे हैं। इन सब मसाइल के हल के लिए इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर आज हमने बात करनी। ये सारे सवालात हमने पूछने हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीसी लाहौर हैं उमर शेर चट्टा साहब हैं, और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। डेंगू का इशू हम देख रहे हैं कि वो सर उठाता जा रहा है, और अगर शहबाज दौरे हुकूमत की बात करें तो उनके दौरे हुकूमत में और उसके बाद से तो हम लोग भूल चुके थे कि ऐसी कोई बीमारी भी है। तो ये क्यों दोबारा से इतनी जो है ये सर उठाना शुरू हो गया है, क्या वजूहात आपको लग रही है? 2012 ऑनवर्ड्स जब लाहौर में या पाकिस्तान में पहली दफ़ा डेंगू वायरस ऑफशोर साइड से आया, ये हमारी मुल्की बीमारी नहीं थी, पहले इधर सिर्फ सादा मलेरिया था, तो ये मच्छर आ गया। उसके बाद ये अब मौजूद है हमारे में। हमने इसे काबू पाने के लिए टाइम बाय टाइम बहुत कोशिश की, मगर आप देखें कि ये पीक सीज़न है जो रेनफॉल और मॉनसून का सीज़न है, तो इसमें तमाम लाहौर के शहरियों ने गवर्नमेंट के साथ मिल पे अपने इससे बचाव करना है। हमारे पास इस सीज़न में बड़ा अच्छा रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म है। ओवर टाइम हमने एक इस तरह का सिस्टम डेवलप किया है मुख्तलिफ पेंडेमिक्स पर काबू पा के, और उसके ज़रिए कि आप कहीं लैब में टेस्ट कराते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, हेल्थ डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि वी हैव अ पॉजिटिव पेशेंट। तो इस टाइम लाहौर में तकरीबन 1900 डेंगू के मरीज़ हैं, और ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। उसमें से तकरीबन 800 जो केसेस हैं वो हमारे DHA और कैंट के इलाके में हैं, और तकरीबन 300-400 केसेस इलामा इकबाल टाउन से जोहर टाउन और गुलबर्ग के इलाके में हैं मिला के। और इसकी बड़ी वजह जो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और इस मच्छर का लाइफ साइकिल 7 डेज़ में होता है। तो अगर एक फ़ीमेल मॉस्किटो डेंगू की अंडे देती है तो 7 डेज़ में मैच्योर मॉस्किटो लार्वा से मॉस्किटो बन जाता है, और उसका लाइफ साइकिल इतना तेज़ होता है, उसे फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, और ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ये ख़तरा मौजूद है। और इसको दूसरे
पेशेंट्स थे वो ट्रांसफ़र ना करे, बड़ा ज़रूरी है कि हम जिस जगह पे पेशेंट आए उसके सराउंडिंग 50 हाउसेज में स्प्रे करें। तो जिस तरह जिस लम्हे हमें पता लगता है हमारी टीम्स उधर पहुंचती हैं, हेल्थ लाइन भी मौजूद है और हमने तमाम 1900 जगहों पे जिधर जिधर पेशेंट पॉजिटिव आया उधर उधर उनके घरों में और उनके आबादियों में, उनके पेरिफेरी में मॉस्किटो एंटी मॉस्किटो स्प्रे किया ताकि इसका मज़ीद जो स्प्रेड है वो रोका जा सके। तो क्या सर ये इसकी एक ये वजह तो नहीं है कि कोरोना की वजह से जो हम इंतजामिया की जो नज़र थी या जो तवज्जो थी वो हट गई थी डेंगू से, इसलिए इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं? आप ये भी कह सकती हैं कि एक पेंडेमिक जब ऑलरेडी पिछले तकरीबन 1.25 साल से पूरी दुनिया में फैली हुई है तो हमारी जो प्राइमरी हेल्थ की प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं वो लिमिटेड हैं और उस वजह से आप एक पेंडेमिक में अगर एक सेकंड वेव आ जाती है तो डिफ़िकल्टीज़ राइज होती हैं, मगर गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल टीम्स और ट्रेनिंग और उनका ऑनलाइन पोर्टल पे जियो टैग लोकेशन के साथ एक पूरा एक निज़ाम बना हुआ है जिसके ज़रिए हम उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और वो डोर टू डोर जाते हैं। साथ अब देखें बहुत सारी जगहों पे हमारी टीम्स को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि वो इंडोर आके आपकी फ्रिज के ट्रे में से, आपके एयर कूलर के वाटर रिज़र्व में से, आपकी गमलों में से उनको उस जगह तक जाने की लिमिटेशंस होती हैं। तो उसमें शहरियों को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इस डेंगू के सीज़न में, इस बरसात के मौसम में हम भी जरा जिम्मेदारी का मुजाहिरा हम लोगों ने खुद भी दिखाना है। इमरान, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो इतलात हैं उसके मुताबिक क्यों बढ़ रहे हैं, कहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं और जो इंतज़ामिया के हवाले से जो वो लोग इकदाम उठा रहे थे सही तरीके से उठा रहे थे? मुनीबा से बहुत आपका चूँकि मॉर्निंग शो है और जो मकीन हैं इसको शहरी हैं उनको एक ही बात बार बार कही जा रही है कि अपना रवैया दुरुस्त करें। घर उनका है, इंडोर सर्विलेंस कौन कर रहा है? सरकारी मुलाजिम जाकर। घर उनका है, उनका इंडोर कूलर कौन चेक कर रहा है? सरकारी मुलाजिम। उनकी फ्रिज की ट्रे कौन चेक कर रहा है? खुद भी तो करें, कुछ ना कुछ तो करें ताकि ये जो लार्वा की अफजाइश है वो नहीं हो सकती। अगर वो चाहेंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर FIR भी दर्ज होंगी, फिर इंतजामिया सख्ती भी करेगी। अब आपने अभी डी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि 1900 मरीज इस वक्त शहर में जो है वो डेंगू का पेशेंट इस वक्त है और 4000 से जायद मरीज जो है पिछले 14 रोज में कोरोना का इस वक्त शहर में मौजूद है। अब 6000 मरीज तो आप ये निकाल लें और उसकी रोजाना इंडोर आउटडोर सर्विलेंस भी की जा रही है, टेस्ट भी किए जा रहे हैं। इंतजामिया के पास 7 से 8 हज़ार टीमें हैं, 2000 मिला के ऑफिसर लगा ले, नीचे ऊपर DDO वगैरह, टोटल 10,000 लोग जो हैं इस वक्त पूरे शहर लाहौर को देख रहे हैं और काउंटर कर रहे हैं किसी तरीके से भी कि ये जो वबा है और ये बीमारियां जो हैं ये थम जाए। देखिए ये तो वो बीमारियां हैं दो जो पाकिस्तान को पाकिस्तान को लपेट के रखती है उन्होंने और रोजाना की बुनियादों पर नई से नई चीज सामने आ जाती है। कभी डेल्टा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, अभी उसका एक्सपेरिमेंट खत्म होता है तो नया तजुर्बा आ जाता है। अब ये सारी सूरत हाल में आपके 5 तहसील असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके नीचे टीमें हैं, वो किस किस गली में कहाँ कहाँ पे जाएं और इन बीमारियों को ढूंढें। उसके साथ महंगाई का भी जो जिन है वो बेकाबू है और ये तमाम सूरत हाल किसने कवर करनी है? लाहौर इंतजामिया ने। और डिप्टी कमिश्नर को जब शाम को मीटिंग आती है डेंगू की तो उसके साथ ही कोरोना की मीटिंग आती है और 4-4 घंटे एक ही मीटिंग पे कि अब देखें ना आपकी सबसे ज़्यादा लाहौर में हम बात कहाँ पे हुई है? अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में, ठीक है, क्योंकि उसके साथ पूरा रूरल इलाका है, ठीक है। आपके दूसरे नंबर पे आया है DGBT दातागंज वेस्ट टाउन। अच्छा, इसमें ये कोरोना की बात कर रहा हूं। डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पे आ रहे हैं? आपके कैंट वाली साइड में और डिफेंस 1 से लेकर डिफेंस 7 तक। अब 1900 में से 800 मरीज तो आपको उधर है, मरीज से मुराद 800 केसेस तो वहां पे आ गए। अब ये सूरत हाल आप खुद ही देखें कि लोग जो हैं, इसका मतलब है कि जितने भी पोश इलाके हैं, 4-4, 5-5 कनाल के घर हैं, वो अपना घर शायद इंडोर तो सेट करते होंगे, आउटडोर में जब साफ पानी, गमलों को पानी लगा रहे हैं तो मच्छर की अफजाइश भी साफ पानी में होती है, गंदे पानी में नहीं होती। अब ये सूरत हाल सामने आ रही है। अब आपका आगे आफ्टर 10 डेज तकरीबन 15 अक्टूबर के पास जाकर स्मोक जो है वो भी सर उठाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब जैसे स्मोक आना है, इधर डेंगू चल रहा होना है, उधर कोरोना चल रहा है, इधर महंगाई है, स्मोक 4-5-6 जो है कट्ठी जो है मुहिमात चल रही होनी है,
इंतजामिया ने अपनी सर्विलेंस भी करी होती है, डेंगी वॉक भी चला रहे होना है, कभी कोरोना वॉक चल रहे होना है। यानी कि लाहौर शहर में हैजानी कैफियत है। हर शहरी जो है वो इस वक्त पिस के रह गया है। अच्छा, मतलब कश्मकश का शिकार है कि कहाँ पर जाएं हम। इस सूरत हाल से वो बाहर निकलता है तो जब वो अंडे लेने जाता है वो कहता है अंडे महंगे हो गए। अब सर्दियां आ रही हैं, अंडे आपको 400 तक चले जाते हैं। ये डीसी साहब से ही बात करेंगे कि अंडे और बाकी चीजें जो महंगाई का जो जिन है वो क्यों काबू में नहीं आ रहा। लेकिन अभी मैं डेंगू पे बात करना चाहूंगी कि जो डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या क्या जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। देखें, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में तमाम टर्शरी केयर और प्राइमरी हेल्थ के हॉस्पिटल्स में बेड्स रिजर्व कर दिए गए हैं। अगर हमारे पास थाउजेंड्स में भी पेशेंट आए तो हम उन्हें कैटर लाजमी कर लेंगे। मगर अभी चीज़ें अलार्मिंग ज़रूर हैं मगर इतनी तशवीशनाक भी नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ 44 पॉजिटिव पेशेंट्स मौजूद हैं हॉस्पिटल्स में। बाकी पेशेंट्स ऐसे हैं जो बुखार से या किसी और चीज़ में आए, दे आर नॉट पॉजिटिव, लेबल्ड पॉजिटिव बाय लैब्स येट। तो इसलिए 44 लोग अगर एडमिट रहें, अगर वो 100s तक भी रहें तो हम काबू पा लेंगे। अच्छा। मगर चूंकि इस चीज़ की प्रिवेंशन हो सकती है या प्रिवेंशन हो सकती है तो गवर्नमेंट की 2900 टीम्स डोर टू डोर जा रही हैं। उनकी लिमिटेशंस है कि 2900 टीम्स हर टीम 25 से 30 घरों में जाके उसके इंडोर आउटडोर उनको चेक करती है। अगर उन्हें मच्छर मिलता है तो वो घर को लेबल करते हैं, रेड कलर का स्टिकर लगाते हैं। संडे भी उनका ऑन है और वो स्टिकर लगा के फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? जो कमर्शियल एरियाज हैं उसमें उनके खिलाफ FIRs दी जा रही हैं। अब तक तकरीबन लाहौर शहर में 1500 FIR दी गई है डेंगू के लार्वा की मौजूदगी के। जो रेजिडेंशियल एरिया है उधर हम सिर्फ एडवाइजरी सर्विस देते हैं और उनके जो पेरिफेरी में 7 हाउसेज हैं उनमें भी स्प्रे करते हैं, क्योंकि अगर इधर लार्वा मौजूद है तो मॉस्किटो ने और भी सराउंडिंग में अंडे दिए होंगे। तो इसमें शहरियों को भी अभी अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि शहर में डेंगू का एडल्ट मॉस्किटो मौजूद है और वो मज़ीद बढ़ रहा है। हम उसको 100% एलिमिनेट इस सीज़न में बिल्कुल नहीं कर सकते। अब हमें अपना बचाव खुद करना है मॉस्किटो रिपेलेंट से और मज़ीद उसकी जो ग्रोथ है उसकी जो अफजाइश है उसको रोकने के लिए खुद भी अपनी जो जिम्मेदारी उसका मुजाहिरा करना होगा। दूसरा अब आ जाते हैं अंडों और मुर्गी के ऊपर, महंगाई के ऊपर आ जाते हैं कि देख रहे हैं सर के शहर का एक जो बड़ा मसला है वो महंगाई बन चुका है कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। तो आप लोग खुली कचहरियां भी लगा रहे हैं, तो वहाँ पर लोग आप आके क्या शिकवा कर रहे हैं और आप लोग किस तरह उन्हें तसल्लियाँ दे रहे हैं महंगाई के हवाले से? देखें, महंगाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इन्फ्लेशन को चेक करने के भी मुख्तलिफ पैमाने हैं, मगर अगर आप देखें वेजिटेबल्स में तो आज सुबह आलू, प्याज और टमाटर का जो रेट था वो 58, 38 और 58 रुपीज़ था। तो 58 से 38 रुपए के दरमियान में रिटेल रेट था और उसमें पेरिशेबल आइटम है, उसे ख़राब होने का अंदेशा है तो 10-20% लोग उसमें ओवर चार्जिंग भी करते हैं। मगर आप गुज़श्ता 5 साल में देख लें कि इस मौसम में इन माह में वेजिटेबल्स जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं उनके रेट इतने कम नहीं हुए। 2 हफ्ते पहले मैं आपके पास आया था तो आटा 1200 रुपए का थैला था। आज गवर्नमेंट की सब्सिडी से 20 किलो का जो थैला है वो 1100 का पूरे लाहौर में मुयस्सर है। चीनी का रेट 108-110 रुपए के साथ है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का इल्म है और अभी ये लास्ट शुगर केन स्टार्ट होने में अगले 45 डेज हैं, तो ये शुगर का पीक रेट का सीज़न होता है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फील करते हुए इम्पोर्टेड शुगर मार्केट में मुयस्सर करने के इकदाम कर लिए हैं। लाहौर में 27,000 टन इम्पोर्टेड शुगर आ रही है। हम 85 रुपीज़ पे अपने होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को सेल करेंगे और ये शहरियों को 90 रुपए पर मुयस्सर होगी अगले चंद रोज़ में। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब मैं आऊँगा तब तक आप देखेंगे कि 90 रुपए पे चीनी मुयस्सर होगी। अच्छा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन के मसाइल मतलब आप भी तस्लीम करते हैं कि महंगाई बड़ी है? जी, महंगाई बड़ी है, मगर फूड आइटम्स पे कंट्रोल करने के लिए जो मैक्सिमम एफर्ट है वो की जा रही है। हम होलसेल की जो वेजिटेबल मार्केट्स हैं उसमें खुद जाते हैं। लेकिन जो ब्रॉयलर है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है, अंडे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब 190 हो गए हैं मेरे ख्याल से, 190 रुपए दर्जन, और जैसे ही सर्दी आनी है इन्होंने और बढ़ जाना। सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए और उसमें इजाफे के लिए पूरे इकदाम कर रहे हैं। वेजिटेबल्स में हमारी फ्रूट मार्केट शहर में 4 हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स, उसमें हमने इतनी अच्छी सप्लाईज इंश्योर की हुई हैं।
वीट का हमारे पास बड़ा अच्छा स्टॉक है, शुगर हमने इंपोर्ट की है, तो ये गवर्नमेंट सिर्फ अपनी इकोनॉमिक लॉस करके भी गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को हम एक रीजनेबल रेट में चीज़ें मुयसर कराएं। तो आटा, चीनी और बेसिक जो 3 सब्जियां हैं और बिल्कुल इसी तरह जो हमारी दालें हैं उनके रेट आप देखें तो वो काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। मगर तो इमरान आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से तो कल भी आएंगे, एक लंबी दास्तान है, प्रोग्राम का टाइम आपका जितने भी कर लें खत्म हो जाएगा, मगर दास्तानें नहीं खत्म होंगी। मैं एक बात कह देता हूँ कि रिसा, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको लाहौर का डीसी बनाया है, मेरे शहर हैं आप, एक ऐसा मैकेनिज्म बना जाए जिसमें आपका लाहौर थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ऑटो पे चलना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे आपकी मंडियां जो हैं सुबह 4-3 बजे 3:30 बजे नमाज से पहले स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ पे नीलामी के लिए आप एक बटन दबाएं तो आपको पता लग जाए कि आपका एक ऑफिसर वहाँ पे मौजूद है। आप सुबह उठें, आपने नमाज पढ़ी है, नमाज के वक्त आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जानी चाहिए। उसके बाद आपने अपना पूरा दिन गुजारना है। एक अब तो 2021 जा रहा है सर, ऐसी दहाई जा रही है जिसमें 5 साल के बच्चे को वो पता होता है कि मैंने अपने अम्मी अबू से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किस तरह से बात करनी है। अब तो हर बंदे के पास पता नहीं एंड्रॉयड मोबाइल भी आ गया है, लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं सेट कर रहे। उसको तरीके से आपको तो कोई मीटिंग बुलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक रिपोर्ट आप खुद देख सकते हैं, भाई कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। आपका बंदा वहां पे जब मौजूद होगा वो काम करके आएगा। जब आपका बंदा मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा, मगर ये है कि सर दावा कर देते हैं कि हमने ये किया है, मगर जो खुद साख्ता महंगाई है, जो लोगों को लोग आपके रेट ठीक है, आप सही कह रहे हैं आपके रेट ठीक है, मगर जब हम शहरियों के आगे जाते हैं तो उनकी जुबान हमें बतानी पड़ती है, आपको निशानदेही करनी पड़ती है कि सर यहाँ पे गड़ी शो का बाजार ले लेते हैं। अभी आप मेरे साथ चलें आम आदमी बन के, नॉट अ डीसी, ईजी होकर देखें, बाजार में दुकान पर जाएं, जगह पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा कि मंडी के भाव क्या है, आपकी नजायज मुनाफाखोरी हो रही है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, मैकेनिज्म बनाना है उसके कि आज के जिला इंतजामिया के ये रेट्स हैं। मगर वो जो खुद साख्ता महंगाई है, जो ग्राम फरोशी है, उसको कंट्रोल करने के लिए पर्चा हल नहीं है, जुर्माना हल नहीं है, लोगों के साथ मिल बैठ के उसको उस महंगाई को खत्म करना हल है। एक मार्केट का सदर है, उसकी जिम्मेदारी लगाई, भाई अगर तुम्हारी मार्केट में अगर ये चीज बढ़ी तो तुम जिम्मेदार होगे। वो देखें अपने दुकानदार को किस तरह से कंट्रोल करता, क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा। देखें कीमत ऐप के जरिए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म बनाया है, जिस तरह इमरान ने भी जिक्र किया कि मोबाइल सबके पास हैं, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कीमत ऐप। कीमत ऐप मैं सारिफ से दरख्वास्त करूंगा आपके जरिए कि उसे डाउनलोड करे। जिस जगह पे उसे लगता है कि हमारी लिस्ट डिस्प्ले है उसके मुताबिक चीज़ें बिक रही हैं, फाइन। जिस जगह उसे लगता है कि लिस्ट लगी हुई है मगर दुकानदार फिर भी ग्राम फरोशी कर रहा है और बिल्कुल आर्टिफिशियल एक उसने रेट्स रखे हुए हैं, तो उस जगह की फ़ोटो खींच के उसने हमें कीमत ऐप पे लोड करनी है। उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी में शामिल हो जाता है। जब तक हम उस जगह पे उस दुकान पे जाके वापस उसका अजाला नहीं करते तो तब तक उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती। तो कीमत ऐप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शहरी अपनी कंप्लेन मीडिया को और उस तरह दरख्वास्त से वो इज्तनाब भी करें तो फौरी तौर पे अगर एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और जिस जगह पे उस पे रेट्स भी आ रहे हैं और उस पे गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स भी आ रहे हैं, उसने सिर्फ उसकी तस्वीर खींचनी है और 2 लाइनें लिख के मैसेज फौरी कार्रवाई होगी। हमने पहले बहुत से जुर्माने भी करके देखे हैं। हमने तकरीबन सितंबर के महीने में 1.5 करोड़ जुर्माना किया, मगर जो नजायज मुनाफाखोरी करते हैं उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब हमने वो भी एक माफियाज बन गए हुए हैं, बिल्कुल और वो इल्जामात लगाते हैं हमारे मजिस्ट्रेट पे कि ये जुर्माने अपने इलीगल मकासद के लिए करते हैं। तो हमने जुर्माने कम और जेल ज्यादा शुरू कर दिया है कि अब हम पर्चे और जेल भेजने का काम ज़्यादा सख्त कर रहे हैं ताकि जो नजायज़ मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे और रिपीटेडली वो ये ऑफेंस कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ ज़्यादा सख्ती करेंगे। ठीक है सर, ये तो बात होगी महंगाई की भी। अगर लाहौर की पार्किंग के हवाले से बात कर ली जाए तो वो भी एक संगीन मसला बनता जा रहा है, उसके हल के लिए कोई प्लान आप लोगों ने बनाया? इसमें देखें बहुत सी क्रिटिकल ऐसी प्लेसेस हैं जिधर जब तक हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाएं तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। जैसे हमारी बहुत सी अदालतों के बाहर वकला और साइल जो हैं उनकी पार्किंग का मसला है,
बहुत सारी पुरानी जो हमारी मार्केट्स हैं, शालमी बाज़ार, आज़म क्लॉथ मार्केट के बाद एक पार्किंग प्लाजा है, उधर 10 भी हों तो वो भी कम है। इसी तरह हमारी आबिद मार्केट है, हॉल रोड है, हमारी बीडन रोड है, मॉल रोड है, बहुत सारी अनारकली बाज़ार है, नीला गुंबद की सराउंडिंग है। इन तमाम ताजर तंजीमों से मेरी मुलाकात हुई है, तो हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम कम से कम हर जगह पे एक पार्किंग प्लाजा की कोई जगह वो कर लें, वो मुख्तस कर ली जाए। लेकिन सर, जो लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से बद इंतजामी और करप्शन की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं, तो अब इस कंपनी का क्या मुस्तकबिल होगा? देखें, पार्किंग एक इस तरह की सर्विस है जो कि लोकल गवर्नमेंट का फंक्शन है। लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MCL का ये फंक्शन है, वो कंपनी के जरिए करें या खुद करें, इस चीज़ का फैसला होना जी उन्होंने करना है। वो आउटसोर्स करें या इनसोर्स मॉडल, तो डिफरेंट मॉडल्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ लीकेजेस की भी शिकायत हैं, गवर्नमेंट के इल्म में हैं, तो उम्मीद है उस पर इसी माह फैसला करके तो ठीक। मैं डी साहब की वो बात का जवाब दूँ। डी साहब 2017 में ना जब मेयर लाहौर साहब का गवर्नमेंट के आए थे, तो उन्होंने कोई तकरीबन शहर में इनके पास पूरी इसका समरी मौजूद है, पार्किंग कंपनी के पास, MCL के पास भी 8 प्लाजे हैं, और उन 8 प्लाजों के तमाम तर हर चीज़ इनके पास मौजूद है। आपके कहाँ कहाँ पे प्लाजा बनना है, हार रोड के जो मेन बैरूनी गेट है वहाँ पे बनना है, इसी तरह अनारकली में बनना है, शालम मार्केट में बनना है, इचरा में बनना है। तमाम तर प्लाजों की तफसीलात इनके पास जगह मौजूद है। PND के पास ये समरी पुट हो गई हुई है, मगर इसके ऊपर 2017 से लेकर 2021 यानी कि जो प्लाजा हाल रोड का PND डिपार्टमेंट के पास जो इनकी जो वर्किंग गई थी, तो उसमें बाकायदा तौर पर 80 करोड़ रुपया मंजूर किया गया था हार रोड के प्लाजे का। अब 2017 में उसकी कीमत और 2021 में उसकी कीमत देख लीजिएगा क्या होगी। इतनी डिले, टैक्टिस, ये वो, मतलब उस पे काम ही नहीं हुआ, ये कह सकते हैं। ठीक है, मगर अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। इस चीज पे भी देख लीजिएगा, आप फाइल मंगवाएंगे, पूरी फाइल आपके सामने आ जाएगी, तो इसको पुट करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी, वक्त कम है हमारे पास इमरान, और सर छोटा सा सिर्फ फिर जवाब दे दें कि इमरान ने जो सवाल किया है आपसे जाते जाते। वक्त मुझे रेस्क्यू कर रहा है, इमरान के सवाल बहुत मुश्किल हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सर कि ये भी मसला जो है, ये इशू जो जल्द हल हो जाएगा। उमर शेर चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर है लाहौर हैं, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपका भी और सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और हम बात कर रहे थे जनाब इंतजामिया के हवाले से कि वो अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, डेंगू हो, महंगाई हो, या फिर बाकी चीज़ें, उनको इशूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए मोहब्बत की, तो मोहब्बत एक लाजवाल जज्बा होता है, और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। इंसान की इंसान से मोहब्बत और खुलूस तो आम बात है, लेकिन इंसान की जानवर से मोहब्बत एक ख़ास अहमियत रखती है, और इंसानों के साथ साथ जानवर भी खित्ता अर्ज़ का एक हिस्सा है, और उनका बचाव, उनका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। और इंसानों की जानवरों के दरमियान इस मोहब्बत को दुनिया भर में उजागर करने और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और वैसे भी जंगली हयात इंसान की बका के लिए नागुज़ीर है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और गैर कानूनी शिकार से जंगली हयात की जो कई इक़साम को मादूमी का ख़तरा भी पैदा हो चुका है। पाकिस्तान में बहुत सी आबी और जंगली हयात मादूमी का शिकार हो रही हैं, जिनमें पाकिस्तान का कौमी जानवर आ जाता है। मारखूर है, बूरा रीछ है, बर्फानी चीता है, दरियाए सिंध की डॉल्फिन है, हिमालयन आईबैक्स है, और पेंगोलिन समेत दीगर भी शामिल है। और आज के दौर में जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और उनका बचाव किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सारा गंडापुर हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और कई सालों से जानवरों को रेस्क्यू करने के हवाले से काम भी कर रही हैं। सारा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच मुनीबा, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सारा, आज हमने बात करनी है एनिमल राइट्स के हवाले से। मेरे ख्याल से आपको हमने हमेशा इसके बारे में बात करते हुए देखा भी है और सुना भी है, तो आपने बाहर के ममालिक में भी जाकर देखा है एनिमल राइट्स के हवाले से, तो आपको क्या फ़र्क लगा है पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में? मुनीबा, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि थैंक यू, आपने हमें बुलाया, और
ये प्लेटफॉर्म दुनिया टीवी जो है ये एक स्पेसिफिकली बहुत सालों से मैं तो बहुत सालों से आ रही हूँ और अपनी बात आवाम तक पहुँचाने का हमें मौका मिलता है। बिकॉज देखिए एक अकेला बंदा कोई भी काम नहीं कर सकता, तो जब हम मिल के काम करते हैं और एक मकसद ऐसा है जो बेजुबानों की खिदमत है, तो उसमें ना सिर्फ हमारा बल्कि उनका तो फायदा हो ही रहा है, हमें सवाब भी और एक तरह से सदका जारिया का जरिया हम बन रहे हैं। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आई लव्ड इट बिकॉज यू सी हमारी जो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन के लिए इतना काम नहीं हो रहा, अफसोस के साथ मैं कहती हूँ जितना होना चाहिए। और वाकई हमारी ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स हैं ये दुनिया में नायाब हैं, दे आर वेरी रेयर। बट पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले भी सिंध की साइड पे एक प्रेग्नेंट डॉल्फिन थी, उसको कत्ल कर दिया गया, लोगों ने एक हमला फीमेल को मारा। मतलब ये ना सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो हम एज पाकिस्तानीज जब पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारे पास इतने मजे मजे की वाइल्ड लाइफ है, वी आर नॉट डूइंग एज मच जितना हमें करना चाहिए उनके लिए। दूसरा है कि एनिमल राइट्स की आप बात करते हैं, आज वर्ल्ड एनिमल राइट्स डे है और ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी होती है हम लोग के लिए कि इसको एक नेशनल लेवल पर हम काम करें इसके बारे में। देखिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है माना जाता है, लेकिन इंसान को इंसान इसलिए कहा जाता है कि उसको अल्लाह ताला ने एक शऊर दिया हुआ है, बेशक आपके पास एक एबिलिटी है, तो आप हेल्प कर सकते हैं लेसर बीइंग्स की, लेकिन बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है। तो ये जो जैसे डॉग कलिंग हो रही है और वो नॉन स्टॉप हो रही है, कई सालों से हो रही है, लेकिन कुछ सालों से क्योंकि हम लोग बहुत शोर कर रहे हैं, बिल्कुल और बहुत सारे लोग हैं जो खुद देखते हैं कि जहर देकर जब कुत्तों को मारा जाता है या उनको जब शूट किया जाता है तो कई घंटे वो कुत्ते और उनके बच्चे बिलखते रहते हैं, और अब तो लोगों को फील होने लग गया है कि यार ये बहुत जुल्म हो रहा है। ज़रूर इंसान की तहफ़्फ़ुज़ इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से हम लोगों ने TNVR की कैंपेन जो एक इंटरनेशनल कैंपेन है जिसका मतलब है ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज, ठीक है। उसका ये मतलब होता है कि आप जानवरों को लेते हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनकी ऑपरेशन के जरिए न्यूट्रिंग की जाती है, नसबंदी की जाती है, नसबंदी करने के बाद आप उनकी वो वैक्सीनेशन करते हैं ताकि दे आर रेबीज फ्री, ठीक है, एंड देन दे आर रिलीज्ड बैक इनटू सोसाइटी विद अ कॉलर। दैट मींस पूरा प्रोसीजर बनाया गया है, एक प्रोसीजर है, इंटरनेशनल है और कई सालों से फॉर डेकेड्स वो इसको यूज कर रहे हैं। टर्की माई फेवरेट कंट्री इन द वर्ल्ड प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ जितना वहाँ पे इंसानियत के ऊपर काम किया जा रहा है और जानवरों के लिए। आप वहाँ के बड़े बड़े मॉल्स में देखते हैं, वहाँ मस्जिद में देखते हैं, आप मसाजिद में देखते हैं कि जो बिल्लियाँ हैं वो भी यू नो वहाँ पे हर जगह होती हैं, और कुत्ते भी। और लोग जब बारिश होती है तो दुकानें खोल देते हैं, घर खोल देते हैं, कुत्तों को अंदर आने देते हैं, उनको अपनी शॉप्स में गार्ड्स के वॉच हाउसेज जो होते हैं उनमें आने देते हैं। मतलब वो जिस तरह इंसानों से मोहब्बत करें, जानवरों एक लाइव वीडियो में देखा गया कि टर्की में एक डॉग आ गया मस्जिद के अंदर, तो उनने वहाँ सारे जो लोग नमाज पढ़े थे वो पागल नहीं हो गए, उनने नहीं कहा ये हराम हो गया, पलीत हो गया, ये हो गया। उनने आराम से कुत्ते को प्यार मोहब्बत से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप देखिए वो हमसे ज्यादा या हम उनसे ज्यादा मुसलमान नहीं है, ठीक है। एक तो ये पाकिस्तान में जो मैं ज्यादा मुसलमान हूँ, आप कम मुसलमान की जो ये प्रॉब्लम है ना, वी नीड टू गेट ओवर दिस। जानवर अल्लाह का पैदा किया हुआ है, ठीक है, और कुत्ता एक नापाक जानवर नहीं है, उसकी सिर्फ थूक का थोड़ा सा मसला होता है। और अगर आपने, मैं 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती हूँ, मुझे कभी हिंड्रेंस नहीं हुई। हाँ कभी कपड़े साफ ना रहे तो मैं चेंज कर लेती हूँ, इतना ही होता है ना। हम बाहर जाते हैं, हम कपड़े नहीं बदलते 10 दफा, गर्मी लगती है आप कपड़े नहीं बदलते, आप नहाते हैं। हर चीज का एक इलाज है, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन। हम देखते थे पहले जमाने में, मतलब फादर या वालिदैन जो होते थे खुद बच्चों को लाके पेट्स देते थे कि उनके साथ उनकी जरा उनसियत हो या उनका ताल्लुक बेहतर हो। लेकिन अब ये जो फ्रेंडली माहौल है ये नहीं रहा जानवरों के साथ इंसानों का। क्या लगता है आपको? इसमें एक्सट्रीम्स हो गई हैं। पहले माँ बाप जानवर लाके देते थे क्योंकि उनको पसंद होता था, उनके पास टाइम होता था। अब सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है और हम लोग सोशली बहुत कॉम्प्लेक्स्ड हो गए हैं। हर चीज एक स्टेटस सिंबल है हमारे लिए, ठीक है, कि हमें अगर जानवर तो जानवर होता है, ठीक है, चाहे वो रॉटवाइलर हो, चाहे वो पाकिस्तानी ब्रीड हो, जिसको हम सड़क का कुत्ता कहते हैं, स्ट्रे डॉग्स कहते हैं, बट मैं उनको वो रिस्पेक्ट देती हूँ
कि जैसे खान साहब ने कहा है कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, वेयर पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ ओन पाकिस्तानी। आई मीन वी हैव अ पाकिस्तानी ब्रीड। बिल्कुल। इंडिया ने इस बात को, हम इंडिया की बुराई करते हैं जो भी हमारे अपने स्टांस, लेकिन उनके अंदर जो अच्छी बात है ना, आपके दुश्मन में भी जो अच्छाई है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनके लोकल जो रेस्क्यूअर्स हैं और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनने कहा है कि हमारी जो इंडी ब्रीड है, जो पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट की ब्रीड है, इसको हम स्ट्रे डॉग्स क्यों कहते हैं? ओके। अगर जर्मन्स के लिए रॉटवाइलर्स और डोबरमैन एक ब्रीड है, तो हम इंडियंस है, वी आर वेरी प्राउड, हमारी ब्रीड जो है वो इंडी डॉग्स है। ठीक है। तो I am very proud Pakistani. I want to say that my Pakistani breeded dogs are amazing and I have 3 of them. मेरा रॉटवाइलर है, उससे पहले डोबरमैन थी, वो बेचारे तो फौत हो गए, उनको भी किसी ने पॉइजन कर दिया था क्योंकि हमारे पेशावर में जब मेरे फादर जस्टिस थे तो हमारे नेबरहुड में किसी ने उस जमाने में लाइक अबाउट आई एम टॉक अबाउट 10-12 इयर्स बैक, तो किसी ने हमारे डॉग्स को पॉइजन कर दिया क्योंकि ये कुत्ते हैं और ये फिरते हैं यहाँ पे और बड़े डेंजरस हैं, तो काट ना लें। अच्छा। तो इस तरह की चीजें हम इस क्लास से भी होकर फेस करते रहे, तो ट्रस्ट मी के जो नीचे बेचारे जानवरों के साथ हो रहा है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने पाकिस्तानी डॉग्स रखे हुए हैं, ट्रस्ट मी, मेरी जो वो हमने 2-3 साल पहले रेस्क्यू किए थे किसी घर से। एक क्रिश्चियन फैमिली के पास वो थी पिक्सी, और उनके नेबरहुड में जो मुस्लिम्स थे वो कहते थे कि जब अजान होती है तो ये भौंकने लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, मैं इसलिए यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। तो उनने कहा या तो इसको मार दें या तो इसको भगा दें। अच्छा। हम इसको मार देंगे। तो उनने फिर हमें कांटेक्ट किया और हमने फिर उनको जो डॉग्स थे, हमने फिर उस डॉग को हमने ले लिया। फिर उसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस था, वो कभी एक शेल्टर जाए, कभी SPCA जो US में है गई। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि भाई कुछ नहीं बनने वाला, इसको मैं खुद ही अडॉप्ट कर लेती हूँ। मैंने किसी को अडॉप्ट करा के दिया, उनकी बेगम ने उसको भगा दिया घर से। वो अल्लाह का क्या करना था कि वो बच्ची मुझे 3 मंथ्स के गुजरने के बाद वापस मिल गई। अच्छा। एंड आई थॉट कि दिस इज फ्रॉम अल्लाह, ये एक साइन है एंड आई मस्ट कीप हर नाउ, आई कांट लेट हर डाउन। अब मैं उसके साथ ये नहीं कर सकती। और आज वो मेरे घर में रह रही है, पाल रही है, फूल रही है। जानवर हैं, कितने कुत्ते हैं अभी? आई हैव 25 कैट्स एंड आई हैव 3 डॉग्स। अच्छा। एक बहुत मसला है, पहले मेरे पास 45 to 50 कैट्स होती थी, बट वो एक वायरल फैलने की वजह से कुछ एक्सपायर हो गए, बच्चे थे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम बाहर से लाते हैं स्ट्रे कैट्स या डॉग्स, उनको अपने घर में या अपने क्लोज क्वार्टर्स में जब आप लाते हैं, एक बड़ा रिस्क होता है बिकॉज वायरल होता है ना, इन्फेक्शंस होते हैं, और अगर वो फैल जाए तो इट्स डेंजरस फॉर ऑल द एनिमल्स। तो एनीवेज, मेरा पॉइंट आज हाईलाइट करने का ये है कि आप मौका तो दें, उन्हें चांस तो दें, उन्हें प्यार तो करें। आप देखिए पूरे मोहल्ले को उसने सर पे उठाया, तो मैं डिफेंस पे रहती हूँ और बड़ी मजे की वो चीज है उसकी, जो दुम है वो जब एक्साइटेड होती है तो ऐसे हिलती है और सारे लोग इस चीज को अब एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। कहते हैं ये क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद देम, लाइक इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट वो एक्साइटेड है, शी इज एक्साइटेड, शी इज हैप्पी, मजे से मजे कर रही है घर में। तो अगर आप खुद सोचो मुनीबा, अगर आप अपने घर में रोज थोड़ा सा दाना पानी रखना शुरू कर दें, ठीक है, आप तो आपको सवाब भी मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, चिड़िया आएंगी आपके घर पे, बर्ड सॉन्ग होगा। इसी तरह आप कैट्स को फीड कर दो, कहीं डॉग्स को फीड कर दो, आप अपनी 10 फ्रेंड्स में ये अवेयरनेस फैलाएं, वो आगे 10 लोगों को फैलाएं, तो ये चेन बनती जाती है। We can do it। आज औरतों के पास आजादी इसीलिए है ना कि हम लोगों ने इतने साल काम किया इसके ऊपर, काम किया। तो अगर हम जानवरों के लिए काम करेंगे तो शायद आज नहीं तो हमारे कल जब बच्चे आएंगे, उनके बच्चों के बच्चों तक कुछ तो जानवर सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारा ये जो आपका सारा प्रोसेस था, ये जर्नी जो आपकी थी, ये कैसे स्टार्ट हुई, कब आपने इसमें जो है मैदान में आई और ये इंस्पिरेशन क्या बनी? माय फादर, बिकॉज बचपन से ना हम लोग डेरा इस्माइल खान की साइड के हैं, तो हमारा विलेज वहाँ पर है, बिकॉज जो गंडापुर फैमिली है वहाँ की है। तो जब हम गांव जाते थे तो हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स होते थे, काउस, गोट्स और फ्लावर, ढिमकाना और घोड़े भी थे। तो वहाँ से बचपन से शौक तो था, एक एनिमल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था। जब हम पेशावर आते थे तो क्योंकि बाबा को बहुत शौक था, बट ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो जुडिशरी में थे, तो जाहिर अब इतनी बड़ी तो नहीं जगह होती थी गांव जितनी, तो उनने ना रख लेने कूंजे और रख लेने मोर और बर्ड्स, पिजन्स, कबूतर, और बड़े शौक से उनको पैरट्स को दाना डालना, ये अच्छा, और उनको डॉग्स का शौक था।
तो बचपन से मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं बहुत छोटी पिद्दी सी बच्ची थी। अच्छा। तो हमारे पास डोबरमैन होते थे, तो मैंने उनके हाथ मुंह में डाल देना है, और वो मैं स्कूल से आती थी, वो भागे हुए आते थे और गिरा देते थे, ऊपर बैठ जाते थे, और सारे लोग बाबा को कहते थे तुम्हें डर नहीं लगता, इतनी छोटी है ये, तो और ये तो डोबरमैन किलर डॉग्स है। वो कहते हैं कोई किलर विलर नहीं है यार, ये देखो कैसे प्यार करते हैं। और आप इंसान से ज्यादा उनकी वफादारी देखें कि मतलब प्यार तो है, लेकिन अगर कोई पास आके खड़ा हो जाता था ना, तो वो दोनों आगे आके खड़े हो जाते थे। तो प्यार शुरू से था। लेकिन मुझे बचपन से एक प्रॉब्लम होती थी, वो मैं देखती थी कि बाहर जो जानवर है उनका बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम छोटे थे तो तब लोग इतने जालिम नहीं थे, इतना ज्यादा डॉग्स के साथ बुरा रवैया नहीं किया जाता था जैसा अब ज्यादा हो गया। अब तो बहुत ज्यादा है, लोग जानबूझ के मारते हैं कि मतलब हमारे बच्चों को डेंजर है। अब अवेयरनेस ज्यादा है, लेकिन वो डेंजरस जो है वो लोग ज्यादा हो गए। करोड़ों की आबादी में 10 केस हो जाएंगे, 100 केस हो जाएंगे डॉग बाइट्स के, वो उसको इतना, जो बच्चे अगवा किए जा रहे हैं, जो बच्चे रेप किए जा रहे हैं, या जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उनके ऊपर तो आप लोगों को शूट नहीं करने लग जाते। तो मतलब आज के दिन मेरे ख्याल से हम सबको ये सबक सीखना है या अहद लेना है, ये कह सकते हैं कि इंसानों के साथ साथ हमें जानवरों के साथ भी मोहब्बत से पेश आना है, उनसे भी प्यार करना है। सारा गंडापुर हमारे साथ मौजूद थी, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सारा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जिस तरह आज वर्ल्ड एनिमल राइट्स डे है और उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जनाब, अब मुझे आपने इजाज़त देनी है, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।